अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल स्टूडियो लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर उसका नाम है कैसे कहूँ मोहब्बत है और इसकी राइटर है ताबिंदा नूर। तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। नसीब से जो मिल जाए उसे मोहब्बत नहीं कहते, मोहब्बत तो इबादत है और इबादत करनी पड़ती है। ताई अम्मी ऊंची आवाज़ में इशरत बेगम को पुकारती हुई सीढ़ियाँ फलांगती नीचे वाले पोर्शन में आती है। ताई अम्मी कहाँ हैं आप? मैं किचन में हूँ अभी। उफ ताई अम्मी, मैं कब से आपको आवाज़ें दे रही हूँ। क्या बना रही हैं आज डिनर में? अभी तो कुछ नहीं सोचा, तुम बताओ क्या खाओगी, वही बना लेती हूँ। अच्छा फिर बिरयानी बना ले, काफ़ी दिन हो गए हैं आपके हाथ की बिरयानी खाए हुए। अभी सोचते हुए जवाब देती है, अच्छा ठीक है बना लेती हूँ। तुम ज़रा ये चाय हादी को रूम में दे आओ। क्या हादी भाई आ गए? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कितनी बार पूछ चुकी हूँ आपसे। अरे लड़की सब्र कर लो, बोलती चली जा रही हो। अभी आया है वो, इसी के लिए चाय बना रही थी। अच्छा लाइन दें चाय, मैं इन्हें दे आती हूँ। वो इशरत बेगम से चाय का कप पकड़ती हादी के रूम की तरफ बढ़ जाती है। वो नहाकर ब्लैक ट्राउज़र पर ब्लैक ही बनियान पहने वॉशरूम से निकलता है और आईने के सामने खड़ा होता शर्ट पहनने लगता है। वो आहिस्ता कदमों से चलती रूम में दाखिल होती है। वो शर्ट पहनकर नीचे को झुका ड्रेसिंग टेबल के दराज से कुछ ढूंढ रहा होता है। वो बिना आवाज़ पैदा किए चाय का कप टेबल पर रखकर उसकी तरफ बढ़ती है। ये तुम चोरों की तरह कब आना छोड़ोगी? और आप हर बार मुझे पकड़ लेना कब छोड़ेंगे? वो कहाँ किसी से कम थी। हादी को उसी की ज़बान में जवाब देती थी, तुम कभी नहीं सुधरोगी ना? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। सुधरने का अभी मेरा दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। वैसे आपको एक राज की बात बताऊं? वो ज़रा सा उसकी तरफ झुकती धीमी आवाज़ में सरगोशी करती है। अगर मैं कहूँ कि मत बताओ तो क्या नहीं बताओगी? अरे फिर तो मैं ज़रूर बताऊंगी। अच्छा बताओ फिर, ऐसी कौन सी राज की बात है जो तुम्हारे पेट में नहीं टिक रही? आपको पता है मैं आपके रूम में चोरों की तरह क्यों आती हूँ? नहीं मुझे नहीं पता, आप खुद ही बता देंगे। शरफ आप मेरे कमरे को क्यों बख्शती हैं? हादी उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे उसका राज सुनकर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। हाँ हाँ हादी भाई, हाँ बीना कभी कभी बड़े फ़नी हो जाते हैं। वो बच्चों की तरह हाथ पे हाथ मारकर हंसती है तो वो गौर से उसे देखने लगता है। अच्छा फिर सुने, मैं आपके रूम में चोरों की तरह इसलिए आती हूँ ताकि आपको रंगे हाथों पकड़ सकूं। क्या मतलब है तुम्हारा? हादी तेवर चढ़ाकर उसे पूछता है। मतलब कि मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते हुए रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। ओहो! हादी उसकी प्लानिंग सुनकर ओहो करके रह जाता है। इस काम के लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बड़ा मुहतात रहता हूँ। हाँ, गर्लफ्रेंड्स का सुनकर सदमे से आबी का मुँह खुल जाता है। हादी भाई सच में आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं? मैं तायाबू को बताऊंगी कि उनका बेटा हाथों से निकलता जा रहा है। मिस्टर भैया दिल, आप इन बातों को छोड़ें और मुझे ये बताएं कि कल जिस टेस्ट का कह रही थी इसकी तैयारी कर ली? वो चाय का कप साइड टेबल पर रखता उसे टेस्ट के बारे में दरियाफ्त करता है तो आबी की बोलती बंद हो जाती है। वो हादी भाई मैं, हाँ हाँ बना लो कोई अच्छा सा बहाना, मैं सुन रहा हूँ। मैं बहाना तो नहीं बना रही, मैं तो बस आपके घर आने का वेट कर रही थी ताकि आपके पास बैठकर टेस्ट की तैयारी कर सकूं। अच्छा ठीक है फिर बुक्स ले आओ, मैं करवाता हूँ तैयारी, जाओ शाबाश। तो अभी जल्दी से रूम से बाहर भाग जाती है। हादी उसकी रफ्तार देखकर मुस्कुरा देता है और सोचता है इस जली को मेरे दिल की हालत कभी नज़र नहीं आएगी। मेरे बस में नहीं इस दिल की तर्जमानी, बस यूँ समझ लो लफ्ज़ कम है और तुमसे मोहब्बत ज़्यादा है। शराजी विला में दो फैमिलीज रहती हैं। बड़े भाई आदिल शराजी, उनकी बेगम इशरत शराजी और इनके दो बेटे। बड़ा बेटा हदीस शराजी जिसे सब प्यार से हादी कहते हैं और छोटा बेटा शहीद शराजी जिसे सब प्यार से शेरी कहते हैं। ये फैमिली नीचे वाले पोर्शन में मुकीम है। आदिल शराजी के छोटे भाई अदील शराजी, उनकी बेगम सबाहत शराजी, उनकी सिर्फ एक ही बेटी है शौक चंचल सी, थोड़ी पागल सी और सबकी लाडली, खास तौर पर हदीस शराजी की लाडली अबीहा अदील शराजी, सब जिसे सब प्यार से आबी कहते हैं। अगर अबीहा को शराजी वेला की रौनक कहा जाए तो ये गलत ना होगा। आदिल शराजी की फैमिली ऊपर वाले पोर्शन में रहती है। खाना सबके एक साथ नीचे वाले पोर्शन में ही खाते हैं। दोनों भाइयों का अपना बिजनेस है जो तरक्की की राह पर गामजन है। हदीद भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने पापा और चाचू के साथ मिलकर अपना बिजनेस संभालता है, जबकि अबिया और शहीद दोनों बीए के स्टूडेंट हैं। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। रिज़्क़ की कोई कमी नहीं है। शराजी वेला के मकीनों पर खुदा की खास रहमत है और आजकल शराजी वेला के लोगों पर हदीस शराजी यानी कि हमारे हीरो साहब हादी की शादी का भूत सवार है। भाई मामा कह रही है ना खाना खा ले। शहरी अपने ही ध्यान में चला आता है कि सामने किताबों में सर दिए बैठी आबी को देखकर उसकी ज़बान पर खुजली होती है। ओह तो नालायक लोग भी यहाँ बैठे हैं। वो आबी को छेड़ता भाई के साथ बेड पर बैठ जाता है, लेकिन आबी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, जैसे कुछ सुना ही ना हो।
तो वो दोनों भाई हैरान नज़रों से कभी अभी को तो कभी दूसरे को देखते हैं कि अबीहा दिल शराजी किसी बात का जवाब ना दे, ये कभी हो ही नहीं सकता। मैंने तुम्हें इनको बुलाने के लिए भेजा था, तुम खुद भी यहाँ आकर बैठ गए हो। इशरत बेगम कमरे में आते ही शहरी को डांटने लगती है। मामा, हम आ ही रहे थे, याबी का काम थोड़ा सा रह गया था। हादी माँ को कहता है, बस ताई अम्मी हो गया, चले, अब बड़ी भूख लगी हुई है। आबी के कहते ही सब एक साथ डाइनिंग हॉल का रुख करते हैं, जहाँ आदिल साहब, अदील साहब और सबाहत बेगम उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अभी और खाना खामोशी से खा ले, ये तो नामुमकिन सी बात लगती है। ताया अबू, आपको नहीं लगता हमारे घर में रौनक शौनक होनी चाहिए, कोई गाना बजाना, कोई ढोलक ढमाका, है ना शेरी? वो अपनी बात में शेरी को भी घसीट लेती है। हाँ पापा, अभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अभी ये गाना बजाना, ये ढोलक ढमाका तो शादियों में होता है ना। वो बड़ी मासूमियत से अभी से पूछता है। अपनी प्लेट पर झुका हादी इन दोनों की बातों का मतलब अच्छे से समझ रहा होता है, लेकिन खामोश रहता है, क्योंकि खामोश रहने में ही इसकी भलाई थी। हाँ शायरी, वही तो मैं कह रही हूँ कि अब हमें हादी भाई की शादी कर देनी चाहिए। इनकी गर्लफ्रेंड्स, ओ मेरा मतलब किसी अच्छी सी लड़की से, है ना ताया अबू? वो जानबूझकर गर्लफ्रेंड्स का जिक्र करती है। हादी उसे ज़बरदस्त घुरी से नवाजता है, लेकिन वहाँ परवाह किससे होती है। मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ भाई हदी, तुम क्या कहते हो इस बारे में? वैसे अब तो सहरा सज ही जाना चाहिए। हादी साहब की बात पर टेबल पर 1 मिनट की खामोशी छा जाती है। सब नफूसा हादी की तरफ मतवज्जो होते हैं, और वो बेचारा अभी और शेरी को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। जबकि उसकी शक्ल देखकर इन दोनों को अपनी हंसी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। हदीद बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। ईशा बेगम अपने बड़े बेटे से कहती है। मामा पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, प्लीज़ मुझे मजबूर मत करें। वो कुर्सी पीछे धकेलता उठ खड़ा होता है तो सब उसे देखकर रह जाते हैं। वो हर बार शादी की बात पर ऐसे ही भाग जाता था, लेकिन अभी तक कोई जान नहीं पाया था कि सिवाय एक इंसान के, कि हादी आखिर शादी क्यों नहीं करना चाहता था। क्या ज़रूरत थी फजूल बोलने की? अभी कुछ देर में अपनी ज़बान बंद नहीं रख सकती थी। वो खाना खाए बिना ही चला गया है। सबाहत बेगम बेटी की इज्जत अफजाई कर रही थी। अभी ने कुछ गलत नहीं कहा। सबाहत, इसे मत डांटो, ताया अबू उसकी तरफदारी करते हैं तो वो चौड़ी हो जाती है। भाई साहब, उससे आराम से प्यार से पूछे कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहता। अगर कोई और बात है तो उसे खुलकर बता दे, हम उसकी पसंद को अहमियत देंगे। अगर आप कहें तो मैं हदीस से बात करूं? नहीं आदिल, मैं खुद इससे बात करता हूं। अब इस मसले को भी हल हो ही जाना चाहिए। आप सब सुकून से खाना खाएं। आदिल साहब के कहते ही सब खाने की तरफ मतवज्जो हो जाते हैं। दो लोग अपनी अपनी सोचों में गुम होते हैं। आखिर हादी भाई बता क्यों नहीं देते कि वो क्या चाहते? ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि जितना वो समझ रहे हैं। शेरी अपना सर झटकता और भाई से बात करने की ठान लेता है। ये हादी भाई के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो अपनी गर्लफ्रेंड्स में से किसी भी अच्छी लड़की से शादी कर सकते हैं, तो कोई बात तो ज़रूर है। मुझे तो काफ़ी गड़बड़ लगती है। मैं तो पता लगा के रहूँगी। अबीहा दिल शराजी नए मिशन पर काम करने का सोचती है। इन चाहतों के रंगों में हर रंग मेरा तुमसे तुम तक है। मेरा जुनून कभी समझो तो सही, ज़िंदगी का हर लम्हा तुमसे तुम तक है। वो कमरे में आकर मोबाइल से इसकी तस्वीर निकालता है और इसे जी भर कर देखने लगता है। वो रेड फ्रॉक पहने, लंबे बालों को खुला छोड़े, हाथ में फूल पकड़े खड़ी होती है। अपनी बड़ी बड़ी गहरी काली आंखों में काजल, होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए वो किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। जब हदीद उसकी तस्वीर बना लेता है और इसे भी पता नहीं चलता। ये तस्वीर अबीहा की बर्थडे की थी, जो पिछले माह गुजर चुकी थी। ये तस्वीर हदीद शराजी के दिल पर नक्श हो चुकी थी। मैं तुम्हारे अलावा कैसे किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता हूँ? ये लोग समझते क्यों नहीं है? मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचना भी गुनाह समझता हूँ। वो इसकी तस्वीर से बातों में मगन था कि उसके रूम का दरवाज़ा नॉक होता है, तो वो जल्दी से मोबाइल बंद करता साइड पर रख देता है। आ जाओ। वो अपने कमरे में सोफे पर बैठी किसी गहरी सोच में डूबी होती है कि अचानक चूक जाती है। ओ हादी भाई ने तो खाना ही नहीं खाया। ऐसा करती हूँ कि उनके लिए खाना रूम में ले जाती हूँ। और सॉरी मैं कर लूँगी और सॉरी मैं कर लूँगी कि मैं तो मजाक कर रही थी। आप तो सीरियस ही हो गए हैं। आपका जब दिल करे आप तब शादी कर ले, नो प्रॉब्लम। तो वो अपने रूम से निकलती है और दबे पाँव सीढ़ियाँ उतरती नीचे वाले पोर्शन में आती है और किचन की तरफ बढ़ जाती है। खाना गर्म करके अच्छी तरह ट्रे में सेट करती है और हादी के रूम की तरफ चल पड़ती है। वो एक हाथ में खाने की ट्रे पकड़े और दूसरे हाथ से दरवाज़ा खोलने लगती है कि अंदर से आने वाली आवाज़ पर रुक जाती है। भाई, आप उससे बता क्यों नहीं देते? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? नहीं शहरी, अभी सही वक्त नहीं है। क्यों सही वक्त नहीं है भाई? सब घर वाले आपकी शादी के पीछे पड़े हुए हैं, कैसे रोकेंगे इन्हें? पापा आपसे दो टोक बात करने का इरादा रखते हैं, वो आपसे हाँ करवा के दम लेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको भाई, कम से कम उसे तो पता होना चाहिए जिसके लिए आप इंतज़ार की सूली लटके हुए हैं। शहरी, वो भी छोटी है, मेरे जज्बात मेरी शिद्दतें समझ नहीं पाएगी। कोई छोटी वोटी नहीं है वो भाई।
अमलों की पूरी है। आप उसे बता रहे हैं कि मैं उसे बताऊँ, बाहर खड़ी अबिहा को कुछ समझ नहीं आता वो किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उसे इतना अंदाज़ा हो जाता है कि किसी लड़की का चक्कर है, तो वो भी इनकी बातों में हिस्सा डालने का सोचती, दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन अपना नाम सुनते ही ठटक कर रुक जाती है। खबरदार शहीर, अगर तुमने अबिहा से कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता चल गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर जगह ढिंढोरा पीटते फिरो। क्यों ना बताओ मैं उसे भाई, उसे पता तो उससे ज़रूर पता होना चाहिए कि जिस इंसान को अपना भाई कहती है वो इसे अपने दिल में बसाए बैठा है, इससे मोहब्बत करता है न जाने कब से। ये सुनते ही बाहर खड़ी अबिहा दिल के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो हैरान नज़रों से बंद दरवाजे को देखती जिसके पार वो इंसान बैठा था जो उससे मोहब्बत करता था। इतने बड़े इंकशाफ है, सही मायनों में इसकी बोलती बंद होती है। मैं खुद भी नहीं जानता शहरी ये सब कैसे कब और कैसे हुआ। इसकी बेतुकी सी बातें, उसका हंसना रोना, मुझसे नत नहीं फरमाइशें करना मुझे अच्छा लगने लगा। बचपन से ही वो मेरे लिए अहम रही है। मुझे इसकी इतनी आदत होगी कि इसे खुद से जुदा सोच कर ही मेरी जान निकलने लगती है। अभी वो छोटी है, मैं इसके नन्हे से दिमाग पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता हूँ। मैं डरता हूँ शहरी कि अगर कल को इसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी और वो मुझ पर कभी यकीन नहीं कर पाएगी, मुझसे नफरत करने लगेगी। वो कांच की गुड़िया है, टूट जाएगी, उसका टूटना बिखरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं मुनासिब वक्त के इंतज़ार में हूँ कि वो थोड़ी समझदार हो जाए, थोड़ी मैच्योर हो जाए, फिर जब उसे पता चले, वो मुझे महसूस करे, मेरी मोहब्बत की गहराई को जाने, फिर मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाऊंगा, इसे हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। फिर चाहे मुझे कितनी ही इंतज़ार करना क्यों ना करना पड़े, मैं करूँगा। बस मैं उसे मुतमिन और खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन भाई, लेकिन कुछ नहीं शहरी, मुझसे वादा करो तू आबी को कुछ नहीं बताएगा। ठीक है भाई, नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपने ज़्यादा देर की तो मैं चुप नहीं रहूँगा। मुझे आप दोनों की खुशियाँ बहुत अजीज़ हैं भाई, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ भाई। मैं जानता हूँ शहरी, तू फिक्र करना तू फ़िक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। वो मेरी है, उसे हमेशा मेरा ही रहना है। हदीद शराज़ी के लहजे में अपनी मोहब्बत को पा लेने का यकीन था। इंशाल्लाह भाई शहरी मोहब्बत से अपने बड़े भाई को गले से लग जाता है, वहाँ और खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। इतना कुछ सुनने के बाद वो होश में नहीं रहती, उसके कान साइं साइं कर रहे थे। उसे अपने दिल पर बोझ सा महसूस होता है, शायद हदीद शराज़ी की मोहब्बत का बोझ। तो वो बामुश्किल ट्रेन से बातें लड़खड़ाते कदमों से वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही शहीर भी अपनी भाई से मिलकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वो दोनों भाई इस बात से अनजान थे कि जिससे वो सब कुछ छुपाने का इरादा कर रहे थे, वो सब सुन चुकी थी। वो जैसे ही भागकर अपने कमरे में आती है, दरवाज़ा लॉक करती है, वहीं नीचे बैठ जाती है, टाँगों को फ़ोल्ड करके दरवाज़े से टेक लगाती, कड़क से आँखें बंद कर लेती है। आँसू बिना उसकी इजाज़त के पलकों की बात तोड़कर गालों पर बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आती कि वो अपनी किस्मत पर रोई या हँसे। जिस इंसान को वो आज तक अपना भाई समझती आई थी, उससे कभी उसे वह समझा ही नहीं था। क्या हादी भाई इसलिए शादी नहीं कर रहे थे कि वो मुझसे प्यार, इसकी ज़बान कहते-कहते रुक जाती। ये बात तो वो बहुत अच्छे से जानती थी कि हादी की ज़िंदगी में उसकी क्या अहमियत है। हादी ने हमेशा इसका बहुत ख्याल रखा था, हमेशा उसका साथ दिया था। उसकी हर उल्टी-सीधी बातों पर, हरकतों पर उसकी ढाल बना था। मैं आपकी मोहब्बत का बदला कैसे चुका पाऊँगी हादी भाई? आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं और मैं पागल अक्ल से पैदल कभी समझ नहीं पाई, मैं आपके दिल तक कभी पहुँच ही नहीं पाई। मेरी वजह से आप इस ज़ियत में हैं, मैं कैसे आपका सामना करूँगी? वो रोती हुई खुद से बातें कर रही थी, फिर वो आस्था से उठकर बेड पर जाकर बैठ जाती है, अपना सर अपने हाथों में गिरा लेती है। मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? दिल में अजीब सा दर्द उठ रहा है। वो कहते हैं उनकी मोहब्बत को महसूस करूँ, उनकी मोहब्बत की गहराई को जानूँ, लेकिन मैं ये कैसे कर पाऊँगी? मुझे दुःख हो रहा है कि उनकी इस बेबसी पर वो चाहकर भी मुझे कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ़ मेरे लिए आप खुद को मुझसे दूर रखे हुए हैं कि मुझे पता चला तो मैं टूट जाऊँगी, बिखर जाऊँगी। देख लें हादी, मैं टूट रही हूँ, बिखर रही हूँ, मुझे समेट ले खुदारा, मुझे समेट ले, आपके अलावा कोई नहीं समेट सकता मुझे, कोई भी नहीं। मुझ में ये सब बर्दाश्त करने की शक्ल नहीं है। हादी प्लीज़ हेल्प मी, हदीद प्लीज़ हेल्प मी। मेरा दिल दिमाग आपकी मोहब्बत का बोझ नहीं उठा पा रहा, प्लीज़ हेल्प मी। वो अपना सर को दोनों हाथों से जकड़े बेड पर गिरती है और होशो हवास से बेगाना हो जाती है। आबी बेटा दरवाज़ा खोलो, बेटा आज कॉलेज नहीं जाना क्या? जो अभी तक सो रही है। सबाहत बेगम उसके कमरे में के बाहर खड़ी दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। आबी बेटा दरवाज़ा खोलो मेरी जान, कॉलेज के लिए देर हो रही है, आज आपका टेस्ट भी तो है। शहरी इंतज़ार कर रहा है। बोलने के साथ साथ मुसलसल दरवाज़ा भी पीट रही होती है, लेकिन जवाब ना दे तो वो परेशान हो जाती हैं। वो सबको सलाम करता कुर्सी पर बैठता है। चाचू अभी और चची नहीं आई, नाश्ता नहीं करना क्या उन्होंने? बेटा तुम्हारी चची अभी कोई जगाने गई है, बस आती होंगी। अच्छा
वो अच्छा कहता जूस के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाता ही है कि सबाहत बेगम की आवाज़ पर सब चूक जाते हैं। अदील अदील जल्दी ऊपर आए, अभी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रही। सबाहत बेगम की आवाज़ सुनते ही सब ऊपर की तरफ भागते हैं। सबसे पहले उसके कमरे तक पहुंचने वाला इंसान हदीद ही होता है। अभी गुड़िया दरवाज़ा खोलो। हदीद बोलने के साथ दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी कर रहा होता है। सब परेशानी से अभी को आवाज़ें दे रहे होते हैं, चची इस रूम की चाबी है, प्लीज़ जल्दी से चाबी लेकर आए। हदी की बात सुनते ही सबाहत बेगम किचन की तरफ भागती है। अभी गुड़िया दरवाज़ा खोलो, पापा की जान, सब परेशान हो रहे हैं। ये लो हादी जल्दी से दरवाज़ा खोलो प्लीज़, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सबाहत बेगम उसे चाबी पकड़ाती हैं तो वो जल्दी से लॉक खोलता है। दरवाज़ा खुलते ही सब बेताबी से अंदर दाखिल होते हैं और सीधा बेड की तरफ बढ़ते हैं जहाँ वो दुनिया माहिया से बेखबर बेड पर इतनी आड़ी तिरछी लेटी होती है, टांगे बेड से नीचे लटक रही होती है, दुपट्टा दरवाजे के पास नीचे गिरा पड़ा होता है, बाल बिखरे और चेहरे पर आंसू के निशान बन चुके होते हैं। उसकी उजड़ी हुई ये हालत देखकर सब दंग रह जाते हैं। इसकी ये हालत देख हदीज शिराजी का दिल कर सा जाता है। वो जल्दी से इसका बाजू पकड़ कर इसकी नज़र चेक करता है जो बहुत स्लो चल रही होती है। शहरी जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो। आदिल साहब शहरी से कहते हैं। शहरी जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो। आदिल साहब शहरी से कहते हैं नहीं पापा, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, इसकी नब्ज़ बहुत आसा चल रही है। शहरी तुम गाड़ी निकालो, मैं अभी को लेकर आता हूँ। भाई की बात सुनते ही शहरी भाई की तरफ भागता है और वो अभी को अपने मजबूत बाजू में उठाता सीढ़ियाँ उतरता बाहर की जाने भर जाता है। हौसला करो सबाहत, कुछ नहीं होगा हमारी अभी को। इशरत बेगम उन्हें हौसला देती है। आपा रात को तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये हालत होगी मेरी बेटी की। सबाहत तुम बस दुआ करो हमारी अभी ठीक हो जाएगी। फिर वो सब दो गाड़ियों में सवार होते हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते उसे इमरजेंसी में लेके जाया जाता है और वो सब बाहर परेशान खड़े अपनी लाडली के लिए दुआ गो होते हैं। शहरी अपने बड़े भाई के पास आकर खड़ा हो जाता है जिसके चेहरे पर अलग ही तकलीफ और अलग ही अजियत तहरीर होती है। हिम्मत भाई, हिम्मत से काम ले, वो ठीक हो जाएगी। शहरी भाई को तसल्ली देता है। शहरी अगर उससे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, लेकिन भाई ये सब हुआ कैसे, मेरा मतलब उसकी ये हालत किस वजह से हो सकती है, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, मुझसे मत पूछो। शहरी वो हारा हुआ सा दीवार के साथ रखे बेंच पर बैठ जाता है और सर हाथों में गिरा लेता है। आंखें जब्त से लाल अंगारा हो रही होती हैं और दिल सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा होता है, ए अल्लाह मेरी आबी को कुछ ना हो। इतने में डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर शहरी से बताता है तो वो दीवाना हुआ डॉक्टर की तरफ बढ़ता है। बाकी सब भी उसी की तरफ खड़े होते हैं। डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बच्ची है, अदील साहब बेताबी से पूछते हैं। अदील साहब पहले मुझे ये बताएं कि क्या पेशेंट मैरिड है। नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। अदील साहब के साथ बाकी सभी हैरान नज़रों से डॉक्टर को देख रहे होते हैं। अगर पेशेंट मैरिड नहीं तो फिर सी इतनी सी एज में उन्होंने किस बात की इतनी टेंशन ली है कि उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। डॉक्टर के अल्फाज सुनकर सबके पैरों के नीचे ज़मीन निकलने के लिए काफ़ी थे। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर। अभी हादी से आगे बोला ही नहीं जाता तो वो मुंह पर हाथ रख लेता है और उसकी तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की कोशिश करता है जो वो अभी की तकलीफ़ का सुनकर महसूस करता है। घबराने की बात नहीं है, अब वो ठीक है, इनको नींद का इंजेक्शन दिया गया है, वो जितना सुकून से सोएंगे इनका माइंड इतना ही फ्रेश होगा। थोड़ी देर तक इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप इनसे मिल सकते हैं। बस आप इस बात का ख्याल रखेंगे वो फिर से किसी बात की टेंशन ना ले और जितना हो सके इन्हें खुश रखने की कोशिश करें, यही उनके लिए बेहतर है। डॉक्टर साहब के जाने के बाद वो सभी दूसरे को ऐसे देख रहे थे कि जैसे पूछ रहे हों कैसी क्या वजह हो सकती जो अभी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई। अभी के रूम में शिफ्ट होती ही सब उससे मिलने के लिए इसके रूम में दाखिल होते हैं। वो सब जैसे ही अंदर आते हैं तो अपनी लाडली की ऐसी हालत देखकर सबकी आंखें नमकीन पानियों से भर जाती है। ऋषभ बेगम ने तो बात बहुत मुश्किल से सबाहत बेगम को संभाला हुआ था। पापा चाचू ऑफिस से कॉल आई है, आप लोगों को ऑफिस जाना चाहिए। वो आदिल साहब और आदिल साहब को ऑफिस जाने का कहता है, लेकिन हादी बेटा आदिल साहब कुछ कहने लगते हैं, लेकिन क्या चाचू मैं हूँ ना यहाँ, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। नहीं हादी बेटा कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो बस आबी की वजह से। चाचू आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं हूँ यहाँ आबी का ख्याल रखने के लिए, आप बेफिक्र होकर जाएं। वो दोनों भाई आबी को प्यार करते हुए ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मामा आप चची को लेकर घर जाएं, ऐसे तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। नहीं हादी बेटा मैं अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सबाहत बेगम बेटी को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल रजामंद नहीं नज़र आ रही थी। सबाहत हादी ठीक कह रहा था, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। चची आबी को जैसे ही होश आता है मैं आपको कॉल करके बता दूंगा, आप प्लीज़ परेशान ना हो। हादी शहरी को इशारा करता है तो आगे बढ़ता है और सबाहत बेगम को कंधों से पकड़कर सहारा देकर रूम से बाहर ले जाता है। ईशा बेगम भी आबी को प्यार करती रूम से बाहर निकल जाती है। वो सब घर वालों को भेज के एक लंबी सांस हवा के सुबुत करता है और आबी की तरफ मुड़ता है जो हादी की हालत से जान बेखबर सो रही थी। वो उसके बेड पर आकर बैठ जाता है। न जाने कितना वक्त बीत गया था, वो उसे टिकटिकी बांधे देखता चला जा रहा था। बहुत खामोश होकर तुझे मैं देखता रहूं, बहुत खामोश होकर तुझे मैं देखता रहूं, वो कहते हैं ना इबादत में बोला नहीं जाता।
वो बहुत नरमी से इसके बालों में हाथ फेरने लगता है। आबी को अपने बालों में नरम सा मेहरबान लम्स महसूस होता है तो वो थोड़ा सा कसमसाती है और आस्ता-आस्ता आँखें खोलने की कोशिश करती है। आबी को आँखें खोलता देखकर दीदी प्यार से उसे पुकारता है, "आबी, आबी गुड़िया आँखें खोलो।" वो आँखें खोलकर पुकारने वाले को देखती है और देखती ही चली जाती है, जिससे वो इस इंसान को पहली बार देख रही हो। "अब कैसी तबीयत है मेरी गुड़िया की?" वो मोहब्बत से पूछता है, लेकिन वो तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही होती, बस यकटक उसे ही देखती रहती है। तो उससे रात वाला सारा वाक़या याद आ जाता है। कुछ खामोश आँसू उसकी आँखों से बहने लगते हैं, जिन्हें हादी मोहब्बत से अपनी उँगलियों की पुरों से चुन लेता है। "आबी, ऐसे चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, मुझसे बातें करो जैसे पहले किया करती थी। तुम मुझे बोलती हुई मेरा सर खाती हुई अच्छी लगती है।" वो अभी भी उसके बाल सहला रहा था। "गुड़िया, कुछ तो बोलो, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? मेरी आबी ऐसी तो नहीं थी गुड़िया।" वो ज़ेलब बोलते ही इसका हाथ ज़ोर से पीछे झटकती है। "मैं गुड़िया नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ गुड़िया हदीस शराज़ी, समझे आप? नहीं हूँ मैं कोई गुड़िया।" वो पागलों की तरह बस एक ही बात चलाए जा रही थी, "आप भी सँभालो खुद को, क्या कर रही हो? आखिर हो क्या गया है तुम्हें?" हादी उसे सँभालने की कोशिश करता है, जो अपने होश में नहीं होती। वो गुस्से से चला रही होती है, साथ ही अपने हाथ पर लगी ड्रिप की सुई भी निकाल देती है। वो शायद हादी को ये बताना चाह रही थी कि अब वो बड़ी होगी, इसे हादी के साथ की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हादी की होश ही उड़ जाती है। इसकी पागलों जैसी हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए भागता है। जब वो डॉक्टर को लिए रूम में आता है तो वो अभी भी उसी हालत में होती है और बस यही बोलती चली जाती है, "नहीं हूँ मैं गुड़िया, नहीं हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, नहीं हूँ मैं गुड़िया।" नींद का जैसे लगते ही वो फिर से पुरसुकून नींद में सो जाती है और हादी का सुकून बर्बाद कर जाती है। "शायद मुझे सुकून तेरे पास ही मिले, मुझे को गले लगा लो, बहुत बेकरार हूँ मैं।" आज उसे हॉस्पिटल से घर आए 3 दिन हो चुके होते हैं, लेकिन उसकी चुप टूटने का नाम ही नहीं ले रही होती। कोई बुलाता तो हूँ हाँ में जवाब दे देती। घंटों एक ही जगह पर बैठी न जाने किन सोचों में डूबी रहती। हादी को देखते ही वहाँ से भाग जाती थी। हादी भी उसकी ये हरकत नोट कर रहा था कि वो उसे देखते ही ऐसे गायब हो जाती जैसे गधे के सर से सींग। वो सोच कर थक चुका था कि आखिर मैंने क्या किया है जो वो इससे छुपती फिर रही है। सुबह वो ऑफिस जाता, वो अपने कमरे में होती, वो ऑफिस से वापस आता तभी वो अपने कमरे में होती। हादी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस प्रॉब्लम का कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा था। सब घरवाले उसकी हालत से बहुत परेशान थे, लेकिन वो वजह बजाने से कासिर थे। सब उसे हँसाने और खुश रखने की कोशिश करते, लेकिन वो जैसे सब कुछ भुलाए बैठी थी। रात का न जाने कौन-सा पैर था, उसकी आँखों में नींद का नामो-निशान नहीं था। वो करवट पे करवट बदल रहा था, लेकिन बेसुकूनी हद से सवा थी। कितने दिनों उसने अभी को ठीक से नहीं देखा था। इसकी एक झलक देखने को बेताब था। वो जो ऑफिस से आने के बाद सारा वक़्त उसके साथ गुज़ारता था, इसकी ढेर सारी बेतुकी बातें सुनता, अब उसकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा था। दिल के हाथों मजबूर होकर वो बेड से उतरकर चप्पल पहनता कमरे से बाहर आ जाता। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। वो बिना आवाज़ पैदा किए सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। अगर हदीस शराज़ी को सुकून में असर नहीं था, तो बिया शराज़ी भी इस नेमत से महरूम थी। अगर हादी को सारी रात नींद नहीं आती थी, तो अभी पर भी नींद मेहरबान ही होती थी। दोनों ही बेचैन थे, तड़प रहे थे। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। एक की तरफ ज़्यादा थी, एक की कम, लेकिन इस तड़प की आग दोनों तरफ ही लगी हुई थी। वो कंबल ओढ़े बेड पर लेटी छत को घूरे जा रही थी। कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। वो अपनी सोचों में गुम होती कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चूक जाती, लेकिन कुछ बोलती नहीं। शायद इसे पता होता है कि आने वाला कौन है। उसके अंदर आते ही इसकी मसूर-कुन खुशबू अभी तक पहुँच जाती है। वो जल्दी से आँखें बंद करके ऐसे लेट जाती है जैसे गहरी नींद में। वो आहिस्ता कदमों से चलता बेड के करीब आकर रुक जाता है और इसकी प्यासी नज़रें इस सोई हुई परी के चेहरे का तौक़ करने लगती है। उसे देखते ही हादी को अपनी आँखों और अपने दिल में सुकून उतरता महसूस होता है। वो इसे आस्ता से बेड पर उसके करीब बैठ जाता है और नरमी से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे हटाता है। अभी उसके करीब बैठने से उसके नरम लम्स से किसी और ही जहाँ में पहुँच जाती है। मैं कैसे कहूँ, मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है तुमसे बिया दिल शराज़ी। तुम्हें कैसे बताऊँ कि तुम मेरे लिए क्या हो। मेरे दिल की धड़कनों में बसती हो, तो मेरी ये चलती सांसें तुम्हारे होने का एहसास दिलाती हैं कि तुम मेरी हो, मेरे करीब हो, इतनी करीब के हाथ बढ़ाऊँ और तुम्हें छू लूँ। तुम मेरी रूह में उतर चुकी हो, मेरे पास वापस लौट आओ, अभी पहले जैसी हो जाओ। मैं इस ज़ेर से दोबारा नहीं गुज़रना चाहता, जिस ज़ेर में पिछले 1 हफ़्ते से मैं मुब्तला हूँ। प्लीज़ साबी लौट आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो थोड़ा-सा झुककर नहायती नरमी और आस्तगी से उसके माथे को अपने लबों से छू लेता है और एक ही झटके से उठता उसके कमरे से बाहर चला जाता है। उसके दहकते होठों का लम्स अपने माथे पर पाते ही आबी के जिस्म में एक करंट सा दौड़ जाता है। उसका दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने का बेताब होता है। वो पसीने में नहा जाती है। आबी से नोखे से नीचे से सांस को दिल की गहराई से महसूस करती है और उठकर बैठ जाती है। मैंने आपको महसूस किया है हादी, आपकी शिद्दतों से वाकिफ़ होने लगी हूँ। आप ठीक कह रहे हैं कि मैं आपकी ही हूँ, मुझे आपके पास ही लौटना है। मैं आपका इकरार दोबारा सुन चुकी हूँ, लेकिन अब
आप इस बात से अनजान हैं कि आप मुझे आमने-सामने आपका इकरार सुनना है। आपकी इन बड़ी-बड़ी खूबसूरत आँखों में अपनी मोहब्बत की चमक देखनी है, इनमें अपना अक्स देखना है। मैं जानती हूँ आप अभी घरवालों से बात नहीं करेंगे। मैं अब आपको और इंतज़ार की सूली पर लटकता हुआ नहीं देख सकती। अब जो भी करना है मुझे ही करना है। जब हादी को पता चला कि मैं सब जानती हूँ तो इनका क्या रिएक्शन होगा, वो भीगी आँखों से मुस्कुरा देती है और हादी के दिल की बात सबके सामने लाने के लिए लायला अहमद सोचने लगती है। आज की सुबह शिराज़ी विला के मकीनों के लिए बहुत खुशगवार थी। सब नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ते से इंसाफ कर रहे थे। आज तो इतवार था तो नाश्ता देर से ही किया जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? वो सबको सलाम करती है, हादी के सामने वाली कुर्सी घसीट कर बैठ जाती है। हादी को नॉर्मल देखकर सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। खास तौर पर हदी शिराज़ी को वो बहुत गहरी नज़रों से उसे देखता है, जो कॉटन के हल्के पीले रंग के प्रिंटेड सूट में निखरी-निखरी सी लग रही होती है। हादी की बोलती हुई नज़रों की तपिश वो खुद पर अच्छे से महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी तरफ देखने से कतरा रही थी। शायद रात वाले लम्स का असर था। सब खुशी और मोहब्बत से उसके सलाम का जवाब देते हैं। हम सब तो ठीक है मेरी गुड़िया, आप कैसी? हादी साहब लाड से पूछते हैं। ताया अब्बू प्लीज़ मुझे गुड़िया मत कहा करें, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। न जाने क्यों उसे गुड़िया लफ्ज़ से चिढ़ हो चुकी थी, तो इसकी बात पर सब हँस देते हैं। हादी के चेहरे पर भी नरम सी मुस्कान सजी होती है। हाँ पापा, अभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो वाक़ई बड़ी होगी। अब तो इसने फीडर पीना भी छोड़ दिया है। क्यों अभी सही कह रहा हूँ ना मैं? शहरी ने उसे जानबूझकर छेड़ता है कि वो पहले जैसी हो जाए। शहरी के बच्चे, ओह मिस आबी, मेरी अभी शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे? सब बड़े इनकी नोक-झोंक एंजॉय कर रहे थे। शादी हो तुम्हारी शहीर शिराज़ी, तुम्हें लड़की देगा कौन? बंदर हो पूरे। अभी उससे फीडर वाली बात का बदला ले लेती है। उसकी बात पर सब कहकर लगाकर हंस पड़ते हैं और वो दीवाना वारों से तके जा रहा था। ओ हेलो मिस अबिया दिल शिराज़ी, तुम शायद जानती नहीं हो, कॉलेज की सारी लड़कियां मरती हैं मुझ पर। शहरी उसे चढ़ाने के लिए फर्जी कॉलर झाड़ता है। ताई अम्मी अपने बेटों पर नजर रखा करे, हाथों से निकलते जा रहे हैं। इशरत बेगम उसकी बातों मुस्कुराकर अपने खूबरू हैंडसम से बेटों को देखती है। अभी बेटा, मैं अपने छोटे सबूत के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरा हदीद हाथों से नहीं निकल सकता। अगर हाथों से निकला होता तो 2.5 साल की उम्र में कंवारा ना होता। वो जो आंखों में मोहब्बत के दिए रोशन किए अभी को देख रहा था, अब हैरान नजरों से अपनी माँ को देख रहा होता है कि उसकी माँ ने उसकी तारीफ की है या बेइज्जती। इशरत बेगम की बात पर हादी की बनने वाली शक्ल देखकर सबका मुश्तरका कहका गूंजता है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ताई मैं ये किसी से शदीद वाला प्यार करती हूँ, लेकिन उसको बताने से डरती हूँ कि उनकी उम्र का सुनकर वो बेचारी इनकार ही ना कर दे, इसलिए अभी तक कंवारे हैं। क्यों हादी भाई? वो भाई लफ्ज़ को जानबूझकर लंबा खींचती है और दोनों भाइयों के चेहरे की उड़ती हुई हवाइयों से महफूज होती है। वो दोनों इसी के सही अंदाजे पर उसे आंखें फाड़े घूर रहे होते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर हम शहरी के बच्चों से ही अपना दिल बहला लेंगे, क्योंकि हादी की तरफ से तो कोई इम्कान नहीं लगता। आदिल साहब भी उसकी इज्जत अफजाई में अपना हिस्सा डालते हैं। ताया अबू की इस बात पर आबी के दिल में अजीब सी खुलबुली मच जाती है और वो चौर नज़रों से चुप का रोज़ा रखे हादी को देखती है, जो चेहरा झुकाए नाश्ते को घूर रहा था। ऐसे देखकर आबी के दिल को कुछ होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और खामोशी से नाश्ता करने लग जाती है। आज इतवार था तो इशरत बेगम मुलाजमत से घर की तफसीली सफाई करवा रही थी। अभी लॉन्च में बैठी बुक्स के साथ सर खपा रही थी। तबीयत ख़राब होने की वजह से उसकी कॉलेज से काफ़ी छुट्टियां हो गई थी, तो वो दिल लगाकर पढ़ाई कर रही थी। दूसरी तरफ हदीस शिराज़ी अपने कमरे में बैठा अपनी पसंद डायरी में अपनी मोहब्बत की दास्तान तहरीर कर रहा था। तुझको सोचा तो हर सोच में खुशबू उतरी, तुझको लिखा तो हर लफ्ज़ को महकते देखा। अभी बेटा छोटा सा काम था, इशा बेगम आबी से कहती हैं। जी ताई अम्मी क्या काम था बताएं, मैं कर देती हूँ। हाँ बेटा, हादी और शहरी के रूम से बेडशीट उतार के ले आओ, कपड़े धुल गए हैं और वो भी धुल जाएंगे। और हाँ, इनकी अलमारियों से नई बेडशीट्स निकाल कर बिछा भी देना। अच्छा ठीक है तायमी, मैं अभी कर देती हूँ। कहते ही वो हादी के रूम की तरफ बढ़ जाती है। उसके रूम तक पहुँचते ही आबी का दिल बेहंगम अंदाज में धड़कने लगता है, जैसे वो हादी के रूम में पहली बार जा रही हो। वो खुद को रिलैक्स करती दरवाज़ा नॉक करती है। वो जो अबीहा शिराज़ी को लिखने में मगन था, दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ पर चूक जाता है। उसे लगा मुलाजमा होगी तो वो अंदर आने की इजाज़त दे देता है, लेकिन मुलाजमा की जगह आबी को अंदर आता देख कर वो हैरान रह जाता है और जल्दी से अपनी डायरी तकिए के नीचे छुपा देता है। लेकिन आबी की तेज़ नज़रें उस डायरी को देख लेती हैं। अभी तुम नो करके आई हो? वो हैरान सा उससे पूछता है। हैरान होने वाली बात तो थी, क्योंकि आबी ने कभी दरवाज़ा नॉक करने की ज़हमत नहीं की थी। वो बिला झिझक हादी के रूम में आ जाया करती थी। अभी उसके सवाल का जवाब वो गोल कर जाती है। वो तायमी ने बेडशीट्स लाने के लिए भेजा है, धोनी है इसलिए। अभी को आज बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। हादी के साथ अकेले रूम में होना से अजीब से एहसास से दो चार कर जाता है। वो घबराहट से अपनी उंगलियां मरोड़ रही होती है। हादी उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। वो बेड से उतर कर डायरी को अलमारी में रखता है, लॉक करना भूल जाता है। उसे आबी की तबीयत की फिक्र होने लगती है। डायरी रखकर वो आबी के
के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी गहरी नज़रें इसके चेहरे पर जमा लेता है। अभी उसकी गर्म नज़रें अपने चेहरे पर अच्छे से महसूस कर रही थी और वो अभी को बहुत गौर और तवज्जो से देख रहा होता है, जैसे उसके अंदर का क्या चल रहा है जानने की कोशिश कर रहा हो। अभी की पलकें बुरी तरह काँपने लगती हैं और वो पलकों की भारी होती झालर उठा ही नहीं पाती। उसे आज हादी से बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। हादी उसके चेहरे के उतार-चढ़ाव को बड़ी गहरी नज़रों से जाँच रहा था। "अभी तुम्हारी तबीयत ठीक है?" वो लहजे में प्यास-मोह से पूछता है। "जी, जी, मैं ठीक हूँ। आज ठीक अच्छा ठीक है, कर लो जिस काम के लिए आई थी।" उसे अभी की बात पर यकीन तो नहीं आता, लेकिन वो बहस नहीं करता और अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाता कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही अभी अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी साँस लेती है और खुद को पुरसकून करती है। बेडशीट उतारते ही उसके ज़हन में एक झमका सा होता है। वो जल्दी से पलटकर अलमारी की तरफ भागती है और अलमारी खोलकर इसकी डायरी निकालती है, जो हादी लॉकर में रखना भूल चुका था। वो बार-बार दरवाज़े को भी देख रही होती है। इसका दिल फुल स्पीड से दौड़ने लगता है। आज भी हाथ बुरी तरह कँपकँपा रहे होते हैं। वो जैसे-जैसे डायरी पढ़ती जाती है, इसकी आँखें नमकीन पानी से लबालब बढ़ती जाती हैं। डायरी के हर सफ़े पर, हर लाइन पर उसी का ज़िक्र था, इसकी बातें, इसकी शरारतें, इसकी मासूम अदाएँ, सब कुछ इसी का तो तहरीर था। हादी की बेचैनियाँ, बेकरारियाँ, उसका तड़पना, सब कुछ तो तहरीर था। वो अभी चंद सफ़े पढ़ पाती कि आगे उससे पढ़ा ही नहीं जाता। वो जल्दी से डायरी बंद करती और अलमारी में उसी जगह पर रख देती जहाँ हाथी रख कर गया था और कामती टांगों से बेड पर आकर बैठ जाती है। अपने दोनों हाथ मुँह पर रख लेती है और सोचती है, कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? कोई कैसे किसी पर इस हद तक मर सकता है? कोई कैसे किसी के लिए इतना तड़प सकता है? आँखों से लगातार आँसू बह रहे थे, तो वो भागकर वॉशरूम में चली जाती, अच्छी तरह मुँह धोकर खुद को रिलैक्स करती। वो वॉशरूम से बाहर आ जाती। वो जैसे ही नई बेडशीट लेने अलमारी की तरफ बढ़ती है, तो एक ख़्याल दिमाग में भागा चला आता है। तो वो इस पर अमल करने का फ़ैसला करती है और ख़्याल में हादी से मुख़ातिब होती है। "हदी शिराज़ी, अब आप देखिए, अबीहा शिराज़ी क्या करती है?" वो जल्दी से अपना काम मुकम्मल करती कमरे से बाहर निकल जाती है। अब इतनी देर लगा दी, क्या करने लग गई थी? उसे आते देख के इशरत बेगम पूछती है, "बताइए अम्मी, हादी भाई की अलमारी से मुझे नई बेडशीट नहीं मिली थी, तो ढूँढ-ढूँढ कर थक गई। अरे पिछली बार धोकर वहीं तो रखी थी। अच्छा चलो, मैं आओ मेरे साथ, मैं देखती हूँ।" तो वो दोनों हादी के रूम की तरफ बढ़ जाती हैं। हादी के रूम में आके इशरत बेगम को अलमारी की तरफ बढ़ता देखकर वो अपने ही कारनामे से घबरा जाती है। "ताई अम्मी, अब आप बेडशीट ढूँढें, तब तक मैं शहरी के रूम की बेडशीट चेंज करके आती हूँ।" "अच्छा ठीक है, तुम जाओ।" ताई अम्मी से इजाज़त मिलते ही वो तेज़ी से बाहर निकल जाती है और कमरे से बाहर ओट में छुपकर खड़ी हो जाती है। इशरत बेगम को बेडशीट मिल जाती है। वो जैसे ही इन्हें बाहर निकालती है, तो कोई चीज़ इनके पैरों के नीचे आकर कारपेट पर गिर जाती है। तो वो झुक कर इसे उठा लेती है। वो ब्लू रंग में वेलवेट के कवर वाली खूबसूरत सी डायरी होती है। अरे! हादी डायरी भी लिखता है। इशा बेगम अपने बड़े बेटे के बच्चों वाले काम पर मुस्कुरा देती है और डायरी खोलकर बेड पर बैठ जाती है। वो जो दीवार की ओट में छुपी अंदर झाँक रही थी, अपने कारनामे को कामयाब होते देख वहाँ से हटकर शहरी के रूम की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन वो खुद को सराहना और अपनी शैतानी दिमाग को शाबाशी देना नहीं भूलती है। दूसरी तरफ इशा बेगम जैसे-जैसे डायरी पढ़ती जा रही थी, इनके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था और वो हैरानकुन नज़रों से इन तहरीरों को पढ़ रही थी, जो इनके बेटे ने बहुत मोहब्बत से लिखी थी। इन्हें समझ नहीं आती कि वो खुश हों या अपने बेटे से खफा, जिसने अपनी माँ से इतनी बड़ी बात छुपा रखी थी। वो डायरी बंद करके अलमारी में रख देती है और हादी से बात करने का सोचती है, अपना काम निपटाने लगती है। वह शहरी के रूम का काम खत्म करके भागकर हादी के रूम में आती है, अंदर दाखिल होती है। इसका दिल सीने में शिद्दत से मचल रहता है। इसे डर लग रहा होता है कि कहीं ताई अम्मी को बुरा ना लग जाए, वो इसे गलत ना समझे। "ताई अम्मी, शहरी के रूम का काम खत्म करके आई हूँ, कोई और काम है तो बता दे, मैं कर देती हूँ।" वो धुलने वाली शर्ट से एक साइड पर रखती ईशा बेगम से कहती है। आबी की आवाज़ सुनते ईशा बेगम, जो तकिए सही करके रख रही थी, आबी को प्यार से अपने पास बुलाती हैं। वो कुछ डरती हुई, कुछ झिझकती हुई आकर बेड पर उनके पास बैठ जाती है। ईशा बेगम प्यार से उसका माथा चूम लेती है। "अबीहा बेटा, तुम्हें मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है, आगे भी इंशाल्लाह तुम मेरी बेटी रहोगी।" ईशा बेगम की बातों से इसे कुछ तसल्ली होती है। "ताई अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?" "अभी बेटा, अगर तुम्हें अम्मी, अब्बू, ताई तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में कोई फ़ैसला करे, तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा?" "ताई अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं एतराज़ क्यों करूँगी भला? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सब मेरे लिए जो भी फ़ैसला करेंगे, वही मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा।" अभी की बात पर ईशा बेगम खुशी से उसे गले लगा लेती है और अभी आगे क्या होने वाला है सोचने लगती है। रात का खाना खाने के बाद सब अपने-अपने कमरों में चले गए थे, तो ईशा बेगम को भी अपना सारा काम निपटाकर हादी के रूम का रुख करती है। वो जो हर बात से बेखबर बेड पर बैठा लैपटॉप पर अपने ऑफ़िस का काम करने में मगन होता है। माँ को आता देखकर लैपटॉप पे साइड पर रख करता है और उनकी तरफ मतवज्जो हो जाता है। वो भी उनके सामने बैठकर बड़े गौर से अपने खूबरू बेटे को देने लगती है। वो ब्राउन ट्राउज़र शर्ट में गहरे काले बाल माथे पर बिखरे अपनी बुरी बड़ी-बड़ी आँखों से माँ को देख रहा होता है। "क्या बात है मामा, आप ऐसे क्यों देख रही हैं?" "देख रही हूँ कि मेरा बेटा कितना हैंडसम है, कितनी ही लड़कियाँ मरती होंगी मेरे बेटे पर।" वो माँ की बात पर मुस्कुरा देता है और सोचता है,
माँ भी अल्लाह ताला की कैसी नेमत है, उनका बेटा चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, माँ को किसी शरारत से कम नहीं लगता है। लेकिन पता नहीं तुम शादी के लिए क्यों नहीं आ रहे हो, ये बात मेरी समझ से बाहर है। ईशा बेगम अपनी कार्रवाई शुरू करती है। उफ मामा, कर लूँगा शादी, आप क्यों परेशान होती हैं? वो माँ को भरपूर दिलासा देता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो भी इसी की माँ थी और कुछ कुछ और ही सोचे बैठी थी। अच्छा ठीक है, जब दिल करे तब कर लेना शादी, अब हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ओहो, मैं भी ना जो बात तुमसे करने आई थी वो तो अभी की ही नहीं। इशत बेगम अपने माथे पर हाथ मारती हैं और अपनी एक्टिंग जारी रखती हैं। कौन सी बात मामा? वो हमतन गोश्त था। मैंने और तुम्हारे पापा ने सोचा है कि तुम तो अभी शादी की झंझट में पड़ना नहीं चाहती हो, तो हम शहरी की खुशी देख लेते हैं। ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने और पापा ने। हाँ, और पता है हादी, हमने शहरी के लिए जो लड़की पसंद की है, चांद का टुकड़ा है, टुकड़ा इस घर में आएगी तो इस घर को अपनी रोशनी से रोशन कर देगी। वो माँ की बातों में मुस्कुराकर माँ के चेहरे पर छाई खुशी को देखता है। अच्छा मामा, कौन है वो लड़की जिसकी किस्मत हमारी शहरी के साथ फूटने वाली है? लड़की अपनी ही है, देखी वाली है, और तुम तो इसे बचपन से ही अच्छी तरह जानते हो। कौन मामा, किसकी बात कर रही हैं आप? अरे अपनी आबी की बात कर रही हूँ। मैं तो बिहा को ही अपने शहरी की दुल्हन बनाऊंगी, चांद सूरज की जोड़ी लगेगी। माँ की बात सुनते इसे लगा कमरे की छत उसके सर पर आन गिरी हो। इसके चेहरे की उड़ती हवाइयाँ देख इशरत बेगम सोचती है कि अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। वो हैरान नजरों से माँ को देख रहा होता है। जुबान तो जैसे तालू से चिपका रह गई थी। क्या हुआ हादी, चुप क्यों हो गए? मामा, आबी और शहरी। इसकी आवाज़ गले में अटकने लगती है। मुझे पता था तुम्हें भी इस रिश्ते से बहुत खुशी होगी। अभी है ही बहुत प्यारी बच्ची, मेरी शहरी की ज़िंदगी सवर जाएगी। इशत बेगम आज उसके सब्र और बर्दाश्त का मुकम्मल इम्तिहान लेने पर तुली हुई नजर आ रही थी। मामा, अभी वो छोटी है, इतनी भी क्या जल्दी है? उसका दिमाग जैसे ही अपनी सही जगह पर आता है तो वो कुछ बोलने के काबिल होता है। अरे कोई छोटी वोटी नहीं है, माशाल्लाह 20 की हो गई है और यही उम्र होती है लड़कियों की शादी करने की। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि वो रुखसत होकर से घर में आएगी। अब एक रिश्ता कहीं बार करने से सबाहत भी बहुत परेशान रहती थी। इसकी परेशानी भी अब दूर हो जाएगी और वैसे भी मुझे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। माँ की इस बात पर हादी को अपना दिल मुट्ठी में जकड़ा हुआ महसूस होता है। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं, इनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। वो माँ को फिर समझाने की कोशिश करता है। अरे मैंने खुद शहरी की आंखों में अभी के लिए मोहब्बत के दीप जलते देखे हैं। नहीं मामा, शहरी नहीं करता अभी से मोहब्बत। वो माँ को हर तरह हर मुमकिन तरीके से इस रिश्ते से रोकना चाहता था, लेकिन उसे मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। अच्छा अगर शहरी अब इससे मोहब्बत नहीं करता तो क्या तुम करते हो? हाँ मामा, मैं। वो बोलते बोलते अचानक होश में आता है तो उसकी ज़बान को ताला लग जाता है। इसकी आधी अधूरी बात इशा बेगम को पूरा मतलब समझा देती है तो वो पुरसुकून सांस लेती है। चलो तुम माने तो सही, मेरी इतनी लंबी गुफ्तगू का कुछ तो असर हुआ। वो माँ के सामने मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठा होता है, जैसे मोहब्बत करके इसने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया हो। तो इशरत बेगम दोनों हाथों के प्याले में उसका चेहरा भरकर इसके माथे पर ममता भरा बोसा देती है। तुमने अपनी माँ से भी बात छुपाई? ये हादी वो बेटे से मोहब्बत भरा शिकवा करती है। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है, बस मुनासिब वक़्त का इंतज़ार में था। मेरी बात एक याद रखना हादी, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मुनासिब वक़्त का इंतज़ार नहीं किया जाता। ऐसा ना हो कि जब आपका मुनासिब वक़्त आए तब मोहब्बत आपकी दस्तरस से दूर चली जाए, फिर पछतावे के अलावा कुछ हाथ में नहीं आता। बेटा वो माँ की बातें बहुत गौर से सुन रहा था, लेकिन मामा वो अभी पढ़ रही है और चाचू चाची भी शायद ना माने। वो माँ से अपने ज़हन में पलते खदशात का इजहार करता है। तुम इनकी फ़िक्र छोड़ो, इनको मनाना हमारा काम है और मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि दिल और सबात कभी भी इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। अभी वो माँ बेटा बातें कर रहे होते हैं कि जब शहीर शराजी साहब अपनी तशवीर का टोकरा लेकर चले आते हैं। ओहो भाई, क्या राजो नियाज हो रहे हैं माँ बेटे में। वो इन्हें देखकर शराज से कहता है, मामा कहीं कहीं आप भाई को शादी के लिए मनाने तो नहीं आई? ओहो, वो तो आपको इस बार भी हर बार की तरह नाउम्मीद लौटना पड़ेगा। वो अफसोस से माँ को देखता है। जी नहीं शहीद शराजी साहब, आपके तलाक के लिए बता दो, मेरा बेटा शादी के लिए मान गया है। अब मैं जल्दी ही इसके सर पर सेहरा सजाऊंगी, देख लेना तुम। क्या क्या क्या? वो किसी हिंदी सीरियल की तरह अपना यह सर इधर उधर घुमाता है। ये मौजा कैसे हो गया मामा? बादल क्यों नहीं गरजे, बिजली क्यों नहीं गिरी? शहरी की एक्टिंग अरूज पर थी। दोनों माँ बेटा मुस्कुरा कर इसकी दुहाई सुन रहे थे। अच्छा मामा, लड़की का तो बताएं, कौन है, क्या नाम है? मेरी होने वाली भाभी का, जिसका मैं हैंडसम चार्मिंग सा खलौता देवर हूँ। तो इशा बेगम इसके सर पर एक चित लगाती है। तुम ज्यादा भोले मत बनो, जैसे कुछ जानते ही ना हो। तुम्हारी होने वाली भाभी कौन है? तो वह हैरानगी से पूरी आंखें खोले अपने बड़े भाई को देखता है। भाई क्या मामा को पता चल गया है? तो हातिम मासूम सी शक्ल बनाए हाँ में सर हिला देता है। ओ याहू! शहरी खुशी से नारा लगाता भाई के गले लग जाता है। मुबारक हो भाई, खैर मुबारक। अदीद प्यार से छोटे भाई को जवाब देता है। हादी, तुम्हारे पापा तुमसे बात करने का कोई अच्छा सा मौका ढूंढ रहे थे कि तुम्हें शादी के लिए राजी कर सके। अब मैं तुम्हारे पापा को सारी बात बताकर उनसे मशवरा करके सुबह ही अदील और सबाहत से रिश्ते की बात करेंगे। अच्छा अब तुम लोग भी आराम से सो जाओ, मैं भी चलती हूँ। ठीक है मामा, गुड नाइट। ईशा बेगम अपने कमरे की तरफ जबकि
शहरी अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। इशा बेगम जब अपने कमरे में आती है तो आदिल साहब किसी किताब में मुताले में मसरूफ़ नज़र आते हैं। वो भी इनके पास आकर बैठ जाती है। आदिल, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी बेगम साहबा बोले, खादिम सुन रहा है। इशा बस आदिल साहब प्लीज़ कभी संजीदा भी हो जाया करें। इशरत बेगम मुँह बनाए बोलती है, अच्छा जी ठीक है, बताएं क्या बात है। तो इशरत बेगम अली से ये तक उन्हें सब कुछ बता देती, जिसे सुनकर आदिल साहब पहले तो हैरान होते फिर मुस्कुरा देते हैं। वाह भी, हादी तो बड़ा छुपा रस्तम निकला। आदिल साहब बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। ठीक है बेगम, फिर हम सुबह ही लड़की के माँ बाप से बात करते हैं, आप बच्चों को भी बता दीजिएगा। तो इशा बेगम जी ठीक है कहती बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट जाती है। क्या बात है भाई साहब, आपने ऑफिस से देर से जाने का क्यों कहा था? बच्चों को भी तो कॉलेज नहीं जाने दिया। सब ठीक तो है ना? सब ऊपर वाले पोर्शन के लॉन्च में बैठे थे जब आदिल साहब ने बड़े भाई से पूछते हैं, हाँ आदिल, सब खैरियत है? आज हम तुमसे और सभा से कुछ मांगने आए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? भाई साहब बस सब कुछ आपका ही तो है। आदिल साहब को समझ नहीं आ रही थी कैसी कौन सी चीज़ है जो भाई साहब को मांगनी पड़ रही थी। अभी बेटा जाओ सबके लिए चाय बना लाओ। तो वो माँ के बात सुनते ही सोफे से उठ खड़ी होती है। नहीं अभी बेटा, अभी बैठो, अभी आपका यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। आदिल साहब उसे अपने पास बुलाते हैं तो वो फ़ौरन के पास आकर बैठ जाती है। उसके दिल में घंटियाँ बजने लगती है। उसका दिमाग उसे सिग्नल देता है कि तायाबू क्या मांगने की बात करें। ये सोचती है अभी को ठंडे पसीने आने लगते हैं। आदिल, मैंने हदीद, शहीर और अबिया में कभी फ़र्क नहीं किया। आदिल साहब बात का आगाज़ करते हैं, जी भाई साहब मैं जानता हूँ आप अभी को भी मुझसे ज़्यादा चाहते हैं। तो बस फिर ठीक है, मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ, अपनी हादी की दुल्हन बनाकर। तायब की बात सुनकर अभी का दिल किया कि वो यहाँ से भाग जाए। उसे सबसे बहुत शर्म आ रही थी और दिल तो पता नहीं इतना तेज़ दौड़कर कहाँ जाने वाला था। दो शरारती आंखें उसके फेस एक्सप्रेशन को चुपके से अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज कर रही थी। आदिल साहब और सबात बेगम की तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। उनकी आबी के लिए हदीस से बेहतर लड़का और कोई हो ही नहीं सकता था। सबात बेगम में झटके से सोफे से उठती है। सबात कहाँ जा रही हो? इशा बेगम के दिल में डर सा आ जाता है कि कहीं सबात को इस रिश्ते से एतराज़ ना हो। मिठाई लेने जा रही हूँ आपा, इस खुशी के मौके पर मिठाई बहुत अहम होती है। क्यों दिल साहब? वो शोहर से राय तलब करती हैं। हाँ बिल्कुल बेगम, मिठाई के साथ अच्छी सी चाय का भी बंदोबस्त करे, खुशी का मौका है। तो सबात बेगम मुस्कुराती हुई किचन की तरफ बढ़ जाती है तो इशा बेगम भी उनके पीछे चल पड़ती है ताकि उनकी हेल्प कर सके। अभी बेटा अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप बिना झिझक बता सकती हैं, आपकी मर्जी और खुशी हमारे लिए ज़्यादा है। मैं नहीं तायाबू, मेरी खुशियों के बारे में आपसे और पापा से बढ़कर कोई नहीं सोच सकता। मैं खुद भी नहीं, आप मेरी ज़िंदगी का जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। इसके करार करते ही एक वीडियो क्लिप फट से किसी के पास पहुंचा दी जाती है और वो कौन है ये तो वो आप अच्छे से जानते हैं। आदिल साहब आबी को अपने साथ लगाते हैं और इसके माथे पर प्यार करते हैं। आदिल साहब भी बड़े भाई से गले मिलते हैं। शहीर शराजी साहब बस इतनी देर ही चुप बैठ सकते थे, फ़ौरन अपनी जगह से उठकर अभी के पास पहुंच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर भाभी जान। शहरी के मुंह से अपने लिए भाभी का लफ्ज़ सुनते ही अभी के चेहरे पर शर्म और हया के अनगिनत रंग छा जाते हैं और वो शर्मीली सी मुस्कान के साथ शहरी के सलाम का जवाब देती है। ओ भाभी, तुम शर्माते हुए बहुत ही क्यूट लग रही हो यार। भाई देखें तो फुल लट्टू हो जाएं तुम पर। वो पहले ही इतने लट्टू हैं और क्या होंगे। वो मुँह में बड़बड़ाती जो शहरी सुन नहीं पाता और तरह तरह की बातें करके उससे छेड़ने लगता है। वो अपने ऑफिस में बैठा काम में दिल लगाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नाकाम रहता है क्योंकि उसका दिल कहीं और ही मसरूफ़ था। उसके ऑफिस आ जाने के बाद घर में क्या बातें होती होंगी, चाचू चाची ने क्या जवाब दिया होगा, वो सब कुछ जानने के लिए बेसब्रा हो रहा था कि उसके मोबाइल की मैसेज टोन बजती है तो वो टेबल से मोबाइल उठाकर अपना व्हाट्सएप ओपन करता है तो सामने शहरी की मुबारकबाद के मैसेज के साथ एक वीडियो क्लिप भी होता है। तो हादी जल्दी से वीडियो क्लिप पर क्लिक करता है। जैसे जैसे वीडियो चलती जाती है उसके चेहरे पर खुशी फूटती जाती है। बिया का घबराना, शर्माना, मुस्कुराकर नजरें झुकाना सब वाज़ा नजर आ रहा होता है। तो हादी खुशी और मोहब्बत से उसकी तस्वीर पर अपने लब रख देता है। तस्वीरों से अब तस्कीन नहीं मिलती, दिल अब तुम्हें छूना भी चाहता है। आदिल सबाहत, अब मैं अपनी बेटी को जल्दी अपने घर ले जाना चाहती हूँ लेकिन भाभी इतनी भी जल्दी क्या, अभी तो अभी की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई। आदिल साहब इशा बेगम से कहते हैं पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है, मेरी बेटी जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकती है, बस अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हम इस महीने की 25 को बारात ला रहे हैं, अब इतने कम दिन कैसे तैयारी होगी। सबाहत बेगम परेशान हो जाती हैं। सब तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आज 15 तारीख है, 10 दिनों में तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। इशरत बेगम के बस में होता तो वो अभी निकाह करवा कर अभी को अपने बेटे के पास पहुंचा देती। फिर वो सब शादी की तैयारियों के बारे में बातों में मसरूफ़ हो जाते और वो उठकर अपने कमरे में चली आती है और आईने के सामने खड़ी हो जाती है। आज वो खुद को देखने से भी शर्मा जाती है और हादी के बारे में सोचने लगती है। इसके मोबाइल की मैसेज टून बजती है तो वो मोबाइल उठाकर देखती है तो उसके व्हाट्सएप पर हादी के 2 मैसेज आए होते हैं। तो धड़कते दिल के साथ मैसेज ओपन करती है।
एक उसकी अपनी वीडियो होती है जिसे देखते ही वो समझाती है कि ये किसका कारनामा हो सकता है, और वो शहरी को दिल में गालियों से नवाजती है। अगला मैसेज पढ़ती है जो एक शेर होता है, तेरी सादगी आजिज़ी तेरी हर अदा कमाल है, मुझे फ़ख्र है मुझे नाज़ है, मेरा यार बेमिसाल है। शेर पढ़ते ही वो शर्मा कर जल्दी से मोबाइल बेड पर फेंक देती है और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लेती है, जैसे हादी सामने बैठा से शेर सुना रहा हो। वो हादी के साथ गुजरने वाले हसीन दिनों में खो जाती है। 10 दिन तैयारियों में कैसे गुजरे किसी को पता नहीं चला था, सिवाय हादी के कि उसे एक-एक दिन भी सदियों के बराबर लग रहा था। पूरे 10 दिनों से उसने आबी को ना देखा था और ना ही उसकी आवाज़ सुनी थी। ना आबी नीचे आती थी और ना हादी ऊपर वाले पोर्शन में जा सकता था, और वो आबी को कॉल्स करके भी थक चुका था, लेकिन वो महारानी नो लिफ्ट का बोर्ड लगाए बैठी थी और ख़ास तौर पर शहरी की नज़र हादी पर फिक्स हो चुकी थी। वो बड़े भाई पर गहरी नज़र रखे हुए था। आज का दिन इन दोनों के लिए बहुत ही अहम था, ख़ासकर हदीस शिराज़ी के लिए, क्योंकि उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए उसकी बनकर उसके पास आने वाली थी। वो खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। आज बारात थी, क्योंकि हदीस शिराज़ी साहब ने मेहंदी का फ़ंक्शन सिरे से ही कैंसिल कर दिया था। उसकी खुशी के लिए सब ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई थी, क्योंकि हदीस शिराज़ी 28 साल की उम्र में दूल्हा बन रहे थे, यही बहुत था। बारात का इंतज़ाम शहर के मशहूर मैरिज हॉल में किया गया था। घर की पहली शादी थी तो पैसा पानी की तरह बहाया गया था। निकाह बाखैर आफियत से हो चुका था, बस दुल्हन के आने का वेट किया जा रहा था। हदीद गोल्डन शेरवानी पर मैरून कुल्ला पहने किसी रियासत का शहजादा लग रहा था, जिससे बेसब्री से अपनी शहजादी का इंतजार था कि इतने में ईशा बेगम और सबाहत बेगम भैया को प्यास से थामे आती दिखाई देती हैं। हदीद शिराजी अपनी मलका को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो मैरून लहंगे, गोल्डन कुर्ती और मैरून दुपट्टे को अच्छी तरह सेट किए डार्क और नफीस मेकअप में कोई हूर शुमाइल मालूम हो रही थी। दुल्हन के रूम में इसका कम उम्र हुस्न और भी निखर कर दिलकश हो गया था। दूल्हा दुल्हन का ड्रेस हादी को की पसंद का था। वो आस्ता आस्ता कदमों से चलती इसकी तरफ बढ़ रही थी। इसकी स्टेज तक पहुंचते ही हादी होश में आता है और जल्दी से आगे बढ़कर अपनी दुल्हन के सामने हाथ बढ़ाता है, तो वो ज़रा सी पलकें उठाकर सामने खड़े अपने मिजाजी खुदा को देखती है, जिसके नाम थोड़ी देर पहले वो अपना सब कुछ लिख चुकी थी। वो आंखों में इसकी मोहब्बत के चिराग रोशन किए उसे ही तक रहा था। वो आस्था से अपना कपाता हुआ हाथ इसके हाथ पर रख देती है। हादी उसे साथ लिए सोफे पर बैठ जाता है। दुल्हन के आते ही तोहफे तोइफ का दौर चलता है। कैमरामैन हर अंदाज से इस खूबसूरत जोड़ी को अपने कैमरा में महफूज कर रहे थे। खाना खा लेने के बाद रुखसती का शोर उठता है तो आबी की हालत गैर होने लगती है। ये वक्त हर लड़की के लिए मुश्किल होता है। अपने माँ बाप, बहन भाई को छोड़कर किसी और के साथ जाना पड़ता है। बेशक आबी ने रुखसत होकर इसी घर में जाना था जहां वो पली बड़ी थी, जहां बचपन से जवानी तक का सफ़र किया था। लेकिन रुखसती के वक्त रोना एक फितरती अमल है। सबकी दुआओं पर कुरान पाक के सायके में अबिया हदीद शिराजी अपने पिया हदीद शिराजी के संग पिया देश सुधार जाती है। मेहमान भी सब रवाना हो चुके थे। घर आते ही में मुख्ती रस्मों के बाद ईशा बेगम आबी को इसके कमरे में छोड़ आती है कि थकावट की वजह से उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। वो आंखें बंद किए बेड से टेके लगाए आने वाले दिलकश और खूबसूरत लम्हों के बारे में सोच रही थी कि दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर पट से आंखें खोलकर सीधी होकर बैठ जाती है और अपना कुल्ला और शेरवानी उतारकर स्टैंड पर डालता आस्था कदमों से इसकी तरफ बढ़ता है। इसके हर उठते कदम पर अबिया की धड़कनें अथल पथल होने लगती हैं। वो बेड पर बिल्कुल इसके करीब बैठ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वो मोहब्बत से चूर लहजे में अपनी शरीके हयात पर सलामती भेजता है। वालेकुम अस्सलाम। वो आबी की आवाज़ में घुली कपकपाहट महसूस कर लेता है। वो तो थोड़ा सा पीछे होकर बैठ जाता है। कैसी हो? इसकी गंभीर आवाज़ आबी के हाथों में नमी ले आती है। ठीक हो? आबी से कुछ बोला नहीं जाता तो वो खामोश हो जाती है। घबराओ मत आबी, सब ठीक है। ओके। वो इसकी घबराहट अच्छी तरह महसूस कर रहा था, इसलिए इससे रिलैक्स रहने का कहता है। कुछ याद आने पर वो बेड से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ता है। जब वापस आता है उसके हाथ में एक लंबा सा केस होता है, जिसे वो आबी की तरफ बढ़ा देता है और खुद भी पास ही बैठ जाता है। इसमें क्या है? वो हादी से पूछती है। खुद खोल कर देख लो। हादी के कहने पर वो आशा से इस केस को खोल कर देखती है और खुशी से पागल हो जाती है। केस में गोल्ड की चेन होती है जिसमें H और A लिखा होता है, जिनमें छोटे छोटे वाइट डायमंड जगमगा रहे होते हैं। वाह हादी, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। उसकी आवाज़ खुशी से खनक रही होती है। हाँ, लेकिन मेरी छोटी सी बीवी से कम। वो इसकी नाक दबा कर कहता है। अच्छा उठो। क्यों? अरे उठो तो सही। वो आबी का हाथ पकड़े से आने के सामने लेकर जाता है और खुद इसके पीछे खड़ा होकर इसके गले से भारी नेकलेस उतारता है और चेन उसके गले की जीनत बना देता है। इसकी उंगली का लम्स अपने गर्दन में महसूस करते ही आबी अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। वो जो आईने में उसे ही देख रहा था, उसे बच्चों की तरह आंखें मीचते देखकर बेकाबू सा होने लगता है। तो इसके सामने बिल्कुल इसके करीब आकर खड़ा हो जाता है, इतना करीब कि आबी की गर्म सांसें इसे अपने सीने पर महसूस होने लगती हैं और इसकी रगों में दौड़ता मोहब्बत का तूफान मुंह जोर होने लगता है। हादी जरा सा झुककर इसकी कांपती हुई
हुई पलकों की झालर को नरमी से लबों से छू लेता है। वो जो आंखें जोर से बंद किए खड़ी थी एकदम से काम जाती है और पट से आंखें खोल लेती है। हादी को अपने इतने करीब खड़ा देखकर इसकी पलकें खुद ब खुद रुखसारों पर सजदा रेज हो जाती है। मोहब्बत को देखकर आंखें शर्म से झुक जाएं तो ये मोहब्बत की खूबसूरत तरीन अदा होती है। इसको शर्मा कर नजरें झुकाता देखकर हदीद बेखुद सा होने लगता है। उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लेता है और अपने धकते लब उसके माथे पर रख देता है। अभी आंखें बंद की इसके लम्स के साथ इसके सीने में जोर शोर से धड़कते तवाना दिल की बेताबियां महसूस करने लगती है। कुछ लम्हे यूं ही चुपके से सिरक जाते हैं। अभी अब तुम कपड़े चेंज कर लो, काफ़ी भारी ड्रेस है, थक गई होगी। वो अपने मुंह जोर जज्बात पर बंद बांधता है जो आज उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। तो इसकी बात पर अभी कांपते हाथों से अपने दुपट्टे की पिन्नियां उतारने लगती है। कुछ तो आसानी से निकल जाती है लेकिन कुछ बुरी तरह फैल चुकी होती है। पुरानी शक्ल बनाकर हादी की तरफ देखती है जो फुर्सत से उसकी आंखों के जरिए दिल में जो फुर्सत से उसे आंखों के जरिए दिल में उतार रहा था। तो कदम चलकर इसके नज़दीक आता और अपने हाथ आबी के सर की पिछले जाकर पिन्ने निकालने लगता है लेकिन उसकी गर्म नज़रें मुसलसल आबी के चेहरे का तौफ कर रही थी। दूसरी तरफ आबी इसकी लो देती नज़रों की तपिश से पिघलने लगती है। निकाह जैसा पाक और मजबूत बंधन हो और मन चाहा जीवन साथी भी हो तो खुद को संभालना इख्तियार में नहीं रहता। भाई दुपट्टा उतरती इसकी सुराहीदार गर्दन हादी की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है जो बालों के ऊंचे जूड़े की वजह से और भी खूबसूरत लग रही होती है। हादी दिल के हाथों मजबूर होकर इस पर झुक जाता है और अपने दहकते लब इसकी गर्दन पर रख देता है। इसके नरम गरम होंठों का लम्स आबी को दीवाना कर जाता है। वो तो एक झटके से इसके चौड़े सिरे से लग जाती है जो इसकी मजबूत पनाहगाह थी। आबी की इस हरकत पर वो हैरान रह जाता है लेकिन फिर एक जानदार सी मुस्कुराहट इसकी वजीहा चेहरे का हाथा कर लेती है। तो हादी इसके कान में शरारती से सरगोशी करता है। इसका मतलब है आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। हादी की जू मैनी बात पर वो होश में आती जल्दी से उससे अलग हो जाती है और थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो जाती है। हादी सवारी नजरों से उसके तरफ देखने लगता है जैसे पूछ रहा हो अब क्या हुआ है, आपने मुझसे शादी क्यों की है। इसकी बेतुकी पर बात पर हादी उलझी हुई नजरों से आबी को देखता है। ये कैसा सवाल है अभी, मैंने जो पूछा इसका जवाब दें। आपकी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, आप उनमें से किसी से भी शादी कर सकते थे, फिर मुझसे क्यों की। वो अपने सवालों का पटारा खोल चुकी थी क्योंकि इसे हदीस शराजी से मोहब्बत का इकरार सुनना था। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी मैं मजाक में कह जाता था वरना ऐसी कोई बात नहीं है। उसे लगता है कि आप भी उस पर शक करती है। अच्छा ठीक है मान लेती हूँ लेकिन ये तो बताएं मुझसे शादी क्यों की है। वही मुर्गे की एक टांग, अभी ये क्या बचपना है। वो इसकी तरफ बढ़ता है तो अभी 2 कदम पीछे हट जाती है। जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे मेरे पास नहीं आ सकते हैं। जब मैं सो रही थी तो बड़ा इजहार किया जा रहा था, अब जाग रही हूँ तो टेप लग गई है आपके मुंह पर। उसकी बात पर हदीश राजी की आंखें जोर से ज्यादा ही खुल जाती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा अभी, वही जो आप समझे हैं हादी, मतलब इस रात तुम जाग रही थी। तो अभी मासूम सी शक्ल बनाती अपना नीचे वाला होंठ ऊपर वाले होंठ पर चढ़ाती बच्चों की तरह हाँ में सर हिलाती है। तो हादी उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। हादी को जहराना अंदाज में अपनी तरफ बढ़ते देखकर आबी भागने लगती है लेकिन हैवी ड्रेस की वजह से भाग नहीं पाती। तो हादी उसे पकड़कर अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लेता है इतनी शिद्दत से कि आबी को अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस होती हैं। जब सब कुछ पता था तो फिर इतनी देर से टाइम क्यों ज़ाया कर रही थी बोलो। क्योंकि मुझे फेस टू फेस आपसे मोहब्बत का इकरार सुनना था। वो अपनी मासूम सी ख्वाहिश का इज़हार करती है। दोबारा आपका इकरार सुन चुकी हूँ, 2 बार आपका इकरार सुन चुकी हूँ लेकिन आप इस बात से अनजान थे 2 बार कैसे। हादी सच्चाई जानने के लिए बेचैन नजर आ रहा था। पहली बार तब सुना जब आप और शरी आपके रूम में बैठे बातें कर रहे थे। मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाई थी तो आपकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। हादी उसकी बात काट कर कहता है तो वो सरस बात में हिला देती है। तो हादी शिद्दत से इसे अपनी बाहों में बींच लेता है। आई एम सॉरी अभी तो मेरी वजह से इतनी तकलीफ इतनी अजियत से गुजरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं हादी प्लीज़ आप माफ़ी ना मांगे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अबीहा, तुम मेरी जान हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरा ज़िंदगी हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिए उसकी आंखों में आंखें डाले अपनी मोहब्बत अपनी चाहत का इकरार सौंप रहा था और वो दुनिया भलाई इसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखों में डूबती चली जा रही थी। हादी मोहब्बत से उसके हाथ चूम लेता है। अब यह इसकी खूबसूरत इज़हार पर इसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत के रंग और अपना अक्स देखकर सरशार सी हो जाती है और उसके चौड़े सीने से लगी खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की तस्वर करती सुकून से पलकें मौन जाती है। बस आप मुझसे वादा करें कि आप हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। हाँ मेरी जान, ये प्यार कभी कम नहीं होगा। हमारे 10 बच्चे भी होंगे तब भी नहीं। 10 बच्चों का सुनकर अभी का मुंह पूरे का पूरा खुल जाता है। तो वो उसके सीने से अपना सर उठाकर हादी को ज़बरदस्त
घूरी से नवाजती है तो बिया हादी शराजी की शक्ल देखकर हादी शराजी का जानदार कहका कमरे में घुसता है। हादी छोड़े मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़े मुझे, बहुत बुरे हैं आप। वो खुद को छुड़ाने वाली की कोशिश करती है लेकिन हदीद की मजबूत बाजू का खसा तोड़ना इस छोटी सी नाजुक सी लड़की के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हादी मुस्कुराते हुए नज़रों से अपनी बाहों में मचलती अपनी कीमती मता को देखता है। अरे अभी कुछ बुरा किया ही कहाँ है, मैं तो और बुरा बनने का सोच रहा हूँ और अमल करने का भी इरादा रखता हूँ। अभी इसकी ज़ुबानी बात पर शर्म से पानी पानी हो जाती है। ये कहते ही हादी इस पर झुक जाता है और इसके लबों को अपने होंठों में कैद कर लेता है इतनी शिद्दत से कि आबी को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होती है। वो इसके लबों के जाम से अपनी प्यास बुझा रहा था, खुद को सराब कर रहा था और अभी बिन पानी मछली की तरह इसकी बाहों में मचने लगती है। हादी इसके नाजुक से वजूद को कामता हुआ महसूस करके इसके लबों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता है। राही मिलते ही अभी अपने सीने पर हाथ रखकर लंबे लंबे सांस लेने लगती है। उसका चेहरा हमारे शर्म के सुर्ख नारी हो चुका था। हादी को इस पर टूट कर प्यार आता है तो वो आगे बढ़ के इसे बाजू में उठा लेता है और ले जाकर बेड पर बैठा देता है और खुद भी इसके नहायती करीब बैठ जाता है। अभी की पलकें झुकी हुई थी, इसकी सांसें तेज रफ्तार से चल रही थी। उससे हादी की शिद्दतों का अंदाजा होने लगता है। वो अपना हाथ पीछे ले जाकर नरमी से उसकी कमर के गिर्द हाइल करता है और अपने दहकते लब इसकी कंधे पर रख देता है तो अभी का दिल उछल कर हलक में आ जाता है। वो बेड पर लेट कर आंखें बंद कर लेती है और खुद को उस इंसान के हवाले कर देती है जो जो उसे उससे भी ज़्यादा चाहता है। वो पूरी दिली आमादगी से हादी की होना चाहती है। हादी लाइट ऑफ कर देता है तो कमरे में कैंडल्स की मदम सी रोशनी और गुलाबों की खुशबू में वो दोनों एक दूसरे के वजूद में गुम एक दूसरे पर अपनी मोहब्बत निशावर करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे में गुम इस हसीन रात को और भी दिलकश और खूबसूरत बना रहे थे। इन मोहब्बत भरे लम्हों में उनकी सांसें एक हो जाती हैं और वो भी एक दूसरे की हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो कैसा लगा आपको ये नावल? नावल यहाँ पे ख़त्म हो गया। जब मैं ये नावल पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ा थोड़ा लाशऊर में मुझे महसूस हो रहा था कि शायद ये नावल मैंने पहले पढ़ा हुआ है। अब मुझे ये अंदाज़ा नहीं है कि ये नावल मैंने पहले पढ़कर आप लोगों तक पहुंचाया है, मतलब कि चैनल पर इसको अपलोड किया है कि क्यों नहीं किया है कि नहीं किया, क्योंकि इतने ज़्यादा नावल जो है वो चैनल पर अपलोड हैं और इतने ज़्यादा मैं पढ़ चुकी हूँ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। या मुझे ऐसा लगता है जैसे ये नावल मैंने पहले खुद से पढ़ा हुआ है और अब मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। तो मुझे आप बताइएगा कि क्या ऐसा ही है कि मैंने ये नावल आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है या ये नावल मैंने खुद से ही पढ़ा हुआ था और आप लोग इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। कमेंट्स में लाजिम बताइएगा और अपनी राय भी दीजिएगा और प्लीज़ एक छोटा सा लाइक वीडियो को करके मेरी हौसला अफजाई कर दीजिएगा कि मैं नावल आप लोगों के पास अच्छे से अच्छे लेकर आऊँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी नावल आपको अच्छा लगा होगा। लिखा तो राइटर ने अच्छा था, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बयान किया था। तो एक छोटी सी लव स्टोरी थी, शायद एज डिफरेंस था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने पेरेंट्स का स्पेशली ढेर सारा ख्याल रखा करें, क्योंकि आपको पता है कि पेरेंट्स की ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया होता है। अगर माँ बाप वो कोई गुस्से में कोई ऐसी बात आपको कह देते हैं जो आपको नागवार गुजरती है तो उसको बिल्कुल इग्नोर किया करें, आगे से जवाब ना दिया करें, क्योंकि वो एज के अगले स्टेप पे जा रहे होते हैं और उनका दिल बहुत ही नाजुक होता है। बेशक वो अपने बच्चों के साथ बहुत से हार्ड वर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर बच्चे उनके कोई हार्ड वर्ड उनके लिए यूज़ करें तो उनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। वो अपने बच्चों को फील नहीं करवाते लेकिन वो फिर भी अंदर से बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ऐसी दुखी हालत कभी उनके चेहरे पर नहीं आती, लेकिन वो महसूस करते हैं और ना ही आपको महसूस होने देते हैं। इसलिए अपने पेरेंट्स से हमेशा हंसकर मुस्कुराकर बात किया करें और जो बात उनकी अच्छी नहीं लगती उनको इग्नोर किया करें और दरगुजर किया करें। इससे अल्लाह भी खुश होता है और आपको कामयाबी भी मिलती है। लगता है मैं बहुत ज़्यादा इस नावल के एंड पर बोल चुकी हूँ। तो अब मुझे आप बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा नावल लेकर दोबारा फिर से हाज़िर होती हूँ। अपना भी ख्याल रखिए और दोबारा से कहूँगी अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।